हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज Ganjiswag and it's been a while since I've recorded any episode because कराची से निकलने से पहले I had recorded काफ़ी सारा materials because I was gonna be away for a while roughly about 6 weeks और छठा हफ्ता भी शुरू होने वाला है and I've been traveling here and there अभी उस पर मैं आता हूँ और आज घर पे कोई नहीं है इट्स अ नाइस सनी डे here in London तो मैंने सोचा आपसे कनेक्ट किया जाए बात की जाए So I had a very happening summer like always alhamdulillah और काफ़ी ट्रैवल किया काफ़ी लोगों से मिला इनिशियली आई वेंट टू इटली बिकॉज यू नो आई ट्रैवल अकॉर्डिंग टू कॉन्सर्ट्स वो रेड हॉट चिली पेपर का था आई हैव सीन देम बिफोर 6 years ago मैंने रोम में ही देखा था उनको और इस बार मिलान में देखने को मिला नॉट द सेम एनर्जी ऑफ कोर्स दे गेटिंग ओल्ड देर इन देयर 60s तो इट वाज ओके एंड देन वी गोगलू एंड आई बिकॉज ही वाज ट्रैवलिंग विद मी थोड़ी सी गड़बड़ हुई हमने डेट गलत समझ ली एंड देन वी वर इन स्विट्जरलैंड फॉर अ डे फॉर अ गन्स एंड रोजेस कॉन्सर्ट बट कॉन्सर्ट अगले दिन था अब बिकॉज देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन अमंग अस तो वो सारी बुकिंग जो है किसी और दिन के हिसाब से हुई थी सो दैट अगर हम एक दिन उसके लिए रुकते तो हमारी आगे की सारी बुकिंग्स डिस्टर्ब होती सो वी हैड टू लेट दैट वन गो एंड और काफ़ी बैड रिव्यूज़ भी आ रहे थे गन्स एंड रोजेस के दे हैड परफॉर्म्ड हियर इन लंडन एज वेल खैर फिर वो सब हुआ गोगलू के साथ फिर वी गॉट बैक टू इटली वी वेंट टू रोम वी वेंट टू लेक कोमो बिलाजियो इट वाज ब्यूटीफुल really nice Colosseum Vatican I've seen that before but गोगलू का first time था so उसको मैं लेके गया I was quite an eye-opening trip for him उसके बाद I got to England and then फिर हमें जाना था वीकेंड का कॉन्सर्ट देखने बेल्जियम बट देन वी डिडंट गो आई वाज एक्सट्रीमली टायर्ड साउथ यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी थी गोगलू तो फेंट होने वाला था कोलोसियम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो माई एनर्जी वॉज एक्सट्रीमली ड्रेन्ड इवन दो मैनचेस्टर रोम से लैंड हुआ लंदन में सुबह उसी दोपहर को लाना डेल रे का कॉन्सर्ट था एंड आई वाज लाइक मैं इतने सालों से उसको चेस कर रहा हूँ एंड आई रियली वांट टू सी हर लाइव बट आई वॉज टू ड्रेन्ड मैन आई वाज लाइक यार एनर्जी नहीं है सो आई हैड टू लेट दैट वन गो फिर वीकेंड पे भी मैं नहीं गया एंड देन I had a surprise trip to Amsterdam for a Coldplay concert on my birthday. My wife was kind enough. तो वो अच्छा रहा फिर उसके बाद I had to go to Finland and that was the highlight of my trip because मेरा वहाँ पे मीटअप एक मैंने प्लान किया होता है हेलसिंकी में और वहाँ जाके आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज आई हैव बीन टू वेरी क्वाइट बहुत साफ़ सुथरा उसकी वॉकिंग टेल्स आएंगी you'll obviously see them तो मुझे बड़ा मज़ा आया और ख़ास तौर पे लाइक द काइंड ऑफ पाकिस्तानीज़ आई मेट देयर मैन इतने पढ़े लिखे लोग एंड यू नो एवरीवन इज़ डूइंग वंडरफुल इन देयर करियर्स कोई कैंसर पे रिसर्च कर रहा है कोई 6G पे काम कर रहा है विद नोकिया कोई रेमेडी माय होस्ट हुमायूं big shout out to Humayun and his wife Hira they were so nice and they took me everywhere Humayun himself designs characters Max Payne Remedy जो company है he works there they're working on wonderful games obviously I'm not at the liberty to discuss them वो अच्छा रहा एक दिन के लिए फिर हम इस्टोनिया गए वहाँ पे मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से मिला अगेन रियली फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ पीपल उनका भी व्लॉग अब तक तो आ चुका होगा सो या सो इन एंड आउट मेरा चलता रहा काफ़ी यूरोप टू यूके टू यूरोप आई मीन technically there it's in Europe but EU से बाहर है right and big shout out to Isha and Kainat who I met in Helsinki वाला meetup they were kind enough Isha I think works for Finnair Finland की airline है and she had to like छुट्टी की उन्होंने flight miss की just to be at the meetup so that was nice लोग कहाँ से आए इतनी दूर से आए and like Isha and Kainat especially mentioned that I talk about climate change as much as possible because obviously यूरोप में इसकी बहुत बात हो रही है and Pakistan is in the top 5 countries जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और उस पर मैं कल हमारा एक मीटअप हुआ लंदन में पेट्रन्स के साथ तो वहाँ पे you know we were discussing there's a thing called carbon credits ये एक नई चीज़ आ रही है दुनिया में आई थिंक आई मीन इट्स बिन देयर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स उसमें ये कि एक कंपनी है आपकी उसको अलाउ होगा कि आपका कार्बन एमिशन सिर्फ इतना हो अगर आपका उससे ज़्यादा है तो फिर आपको कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे फॉर एग्जांपल मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ मेरा बहुत बड़ा लैंड है मैं वहाँ पे प्लांटेशन करता हूँ उन दरख्तों की जिसको कायनात कह रहा हूँ जिसको दुनिया को ज़रूरत है जिसकी राइट और एक इंटरनेशनल ऑडिटर
वेरीफाई करेगा कि हाँ जी जुनेद साहब ने जो लैंडलॉर्ड है इनके इतने हज़ार दरख्त इन्होंने लगाए हुए, राइट। सो आई हैव द कार्बन क्रेडिट। अब जिस कंपनी को अपना कार्बन ऑफसेट बैलेंस करना हो, यानी जितना एमिशन कर रहा है उतना दरख्त उसने नहीं लगाया, अगर कम पड़ना है दरख्त तो वो मुझसे दरख्त खरीदेगा एंड आई विल बी एबल टू ट्रेड दोज ट्रीज। क्रेजी थिंग्स मैन। और पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे लैंड चीप होता है एंड इट्स मैन पावर इज़ चीपर, सो इट्स ईजियर टू प्लांट मोर एंड मोर। EU में थोड़ा सा इतना आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं। सो दैट्स अ न्यू थिंग। आने वाले 5 सालों में दैट विल बी द क्रिप्टो। आई डोंट नो मैन दुनिया कहाँ जा रही है, बट इट्स क्रेजी। सो लाइक point being, I was able to meet such wonderful Pakistanis here and there, और इतना कुछ सीखने को मिला एंड इट्स जस्ट वेरी नाइस, वेरी ओवरवेलमिंग। और आई एम सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बस ये मैं थोड़ा सा राउंड अप देना चाह रहा था। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल आई है, बल्कि वो ईमेल पे हम चले जाते हैं राइट अवे एंड उसका कोई जवाब नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग that I want to share with you guys. Okay, जो email है उसका टाइटल है Writing my thesis on Ask Ganjiswag series. Assalamualaikum Junaid sir, hope this email finds you in the best of health. I wish you more success and accomplishments in your future. Arriving at the point of my email, I'm a student of MPhil English Literature and Linguistics at a prestigious university in Pakistan. As is evident in the subject line, I am writing my thesis on the series Ask Ganjiswag. The motivation stems from personal interest and enthusiasm because I spend most of my screen time listening to visionary YouTubers such as yourself, thank you, discussing ideas and social evils. I have proposed to my supervisor to write my final thesis on your much inspired Ask Ganjiswag series. I oftentimes quote your videos in gatherings among friends and family, and I found it worthwhile to record my admiration and critical insights substantially in a written document. Since my thesis is in its initial stages, I will share the progress in a periodical fashion. For now, I'm attaching the data I have collected from your videos to this email. Lastly, my thesis would bear significant weight and authenticity to it if you, as its subject, agree to an interview with a formatted questionnaire. Looking forward to hearing from you soon. That is really overwhelming कि अब लोग इस पे थीसिस लिख रहे हैं। एंड देन शी सेंड मी लाइक दिस 3-page PDF जिसमें कॉलम्स बने हुए हैं, टॉपिक्स, एपिसोड नंबर और टाइम स्टैम्प के साथ। तो टॉपिक्स हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड अदर इश्यूज़। तो वो मैंने कौन सी एपिसोड में, जैसे एपिसोड नंबर 16, 21, 23, 27, 31, 33 इस तरह, और टाइम स्टैम्प के कहाँ मैंने डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात की। फिर इस तरह यूथ पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पॉलीगमी, इनफिडेलिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ देसीज, बेसिक एटिकेट, सब्सटेंस एंड abuse addiction, sexual orientation, marriage and divorce, unorthodox family structure, relationship, parenting, education, career, Pakistan's global image and its standing, personality, psychological and mental disorders वगैरह वगैरह। बहुत लंबा एक PDF है। I mean that's amazing and it's a testament of if you're doing something right, people respond, and like this is very surprising. Sorry, intro बड़ा लंबा हो गया. It's very surprising. Wherever I go, everyone who I meet, वो इस सीरीज की बात करते हैं. Everyone who I meet, like I don't even remember the last time किसी ने बात की फलानी वीडियो और ये वो इक्का दुक्का मिल जाते हैं. But most of the people, in fact कल जो हमारा लंदन वाला मीटअप हुआ था उसमें हारिस and his wife वो आए थे बर्मिंघम से. And he kept saying कि like this series has impacted him, his life so much, and I'm just the guy who talks into the camera and talks when अकेले बात कर रहा होता हूँ मैं. So I mean this is something that I firmly believe in कि like there is a lot of impact. This is the power of speech is impeccable और इस पे बहुत ताकत होती है. And like अगर आप देखें तो जितने मज़ाहिब भी हैं वो भी स्पीच से ही फैले हैं, जितने डिक्टेटर्स आए वो भी स्पीच ऑरेटर्स अच्छे होते हैं. खैर थैंक यू मैन, दिस इज़ लाइक थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी, बट इट फील्स नाइस कि आई मीन ऑफ द बैट मैं यहीं पे बैठ के ईमेल पढ़ता हूँ एंड ऑफ द बैट व्हाट आई से इज़ इम्पैक्टिंग सो मैनी पीपल्स. और ये वो लोग हैं जो मुझे मिले हैं, इतने हज़ार ऐसे होंगे जिनसे तो अभी तक मैं मिला भी नहीं हूँ, या जिन्होंने मिले भी हैं तो शायद डिस्कस नहीं किया. एंड इट्स जस्ट
अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। होता ना इंसान अपने ऊपर अपने बारे में कहता है एक दिन आएगा साला दुनिया हम पे रिसर्च करेगी, जीते जी हो जाए तो क्या ही बात होती है। सो इट्स अ गुड फीलिंग। एंड सो आज की ईमेल्स की तरफ चलते हैं। एंड बिफोर आई डू दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और काफ़ी विंडी है, और ये विंडी वहाँ फिनलैंड में भी काफ़ी थी। मेरी एक वीडियो बहुत ख़राब हुई, आई विश इट हैड बेटर ऑडियो, तो फिर मैंने अभी ये माइक लिया है। और इससे पहले मैं एक सवाल भी ले लिया, जवाब भी कर लिया, बदला माइक की तार लटक रही थी, 20 मिनट बाद नजर आया। सो आई एम लाइक डूइंग इट ऑल ओवर अगेन। सो काफ़ी विंडी है। सो लाइक एक माइक सनहाइजर का मैंने ले लिया, वो आईफोन के साथ जैक के साथ कनेक्ट हो जाता है। लंबी कहानी है, in order for you to get better experience. And please don't forget to support on patreon.com/Ganjiswag. It helps us a lot. Alright, चलते हैं आज के पहले सवाल पे। और पहला सवाल is from a person who I really admire a lot, डॉक्टर हिना सिकंदर। और उन्होंने लिखा है कि आप भले मेरा नाम ले लें, कोई इशू नहीं है। सो उनकी हेडिंग है सवाल की, रेजिंग अ बॉय इन टुडेज वर्ल्ड। Hi Junaid, hope you're doing well. I'm Dr. Hina Sikandar, you may share the name, it's fine, and I've been following your content since years. Needless to say, definitely one of the sane voices for the audience. Your Ask Ganjiswag sessions are my favorite, and today I would like to share your viewpoint on raising boys in today's world. I have a 1-year-old boy now, alhamdulillah, and I'm trying my best to bring him up to be a kind, tolerant, and confident human being. The world our children are born into is very different from the one we had our childhood in, and all the traditional parenting philosophies seem redundant now. I often find myself juggling between different approaches and navigating my way through them, trying to find which one is better. I would like you to share your thoughts on how would you like to bring up your children, especially sons, in today's world. I'm sure your viewpoint would be an interesting and beneficial perspective in this discussion. Looking forward to it. Warm regards to you and your family, Dr. Hina. Thank you, Dr. Hina, for your lovely question. ये बिल्कुल कंसर्न रहता है बेटों से रिलेटेड ख़ास तौर पे, क्योंकि आपने ज़ाहिर दुनिया देखी होती है, एंड यू डोंट वांट हिम टू टर्न आउट टू बी अ ट्रेडिशनल बॉय। पहले तो आते हैं इसके एक पर्सपेक्टिव पे। एक तो ये होता है कि देखिए ये कंसर्न काफ़ी वैलिड है, कि हम जिस दुनिया में पैदा हुए वो अलग थी और अब कुछ और है, मगर ये केस हमेशा ही रहा है। लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमारे पेरेंट्स का कंसर्न क्या था, यार ये केबल बच्चों को ख़राब कर देगी, ये इंटरनेट क्या बेकार चीज़ आ गई है, पता नहीं ये लोग क्या करते रहते हैं। एंड एंड आई एम नॉट सेइंग देयर कंसर्न्स वर इनवैलिड, काफ़ी वैलिड थे और काफ़ी डेंजरस हैं ये चीज़ें, बट वी नेविगेटेड just fine, and mashallah you have a wonderful career in the government, I have a career going on. इस तरह बहुत सारे लोग हैं हमारे या आपके एज ग्रुप के who turn out just fine. कंसर्न ये हमेशा रहता है। ये कंसर्न पहले भी होगा जब इंसान खेती बाड़ी करता था, फिर जब इंडस्ट्रियल एज आई तो बोला अरे अब बच्चा क्या करेगा, ये तो मशीनें काम ले लेंगी। लेकिन जब मशीनें आई तो उसके साथ मैकेनिक भी चाहिए था। सो लाइक इंडस्ट्रीज आती रहती हैं तो नए नए जॉब्स क्रिएट होती रहती हैं। ये मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। वजह ये कि अभी मैं ये रिकॉर्डिंग से पहले आई वाज रीडिंग समथिंग, और कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा था, एआई गेटिंग द जॉब्स एंड पीपल वर ऑन स्ट्राइक। तो कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, अभी तो एआई इज़ जिस लेवल पे है वो उस लेवल पे जब मोटरोला का फ्लिप फोन होता था एंटीना वाला, राइट? बट बाय द टाइम माय सन वाज नाउ 3 एंड योर सन वाज 1, बाय द टाइम दे गेट इन देयर 20s, तब तक वो आईफोन 14 प्रो मैक्स हो चुका होगा, बल्कि उससे भी कोई ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलवेज कंपाउंड्स इन इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है टेक्नोलॉजी की, राइट? तब ये लोग क्या करेंगे? आई एम प्रीटी श्योर तब तक कुछ ना कुछ अलग चीज़ होगी और वो कर रहे होंगे। और ये कंसर्न हमेशा ही रहा है, मशीनों ने रिप्लेस किया है, कुछ ना कुछ और निकल आता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर दुनिया भी जो है ना बिल्कुल रैपिड अपसाइड डाउन नहीं हो जाती, एक लिनियर ग्रोथ होती है और वो पीरियोडिकल होती है। सो आई थिंक उस वक्त तक कुछ ना कुछ और चीज़ें निकल आएंगी दुनिया में। रही बात उनको रेज करने की, हाँ, अब देखिए मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ कल का। आई टुक माई सन टू द पार्क, या गली में कोने पे एक पार्क है। मैंने सोचा ज़रा फादर सन मॉर्निंग होनी चाहिए, वही जो जूस पिलाता हुआ मैं ला रहा था और वो स्टोरी पे भी लगाया था, आप में से शायद देखा हो लोगों ने। तो क्योंकि वैसे भी आई एम नॉट अराउंड एज मच एंड आई रियली वांट टू चेंज दैट सिचुएशन बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी फॉर हिम। और अभी तो ही इज़ 3 माशाल्लाह, ही इज़ नॉट स्पीकिंग येट, ही इज़ बैबलिंग, बट द सूनर ही स्टार्ट स्पीकिंग, उसने पहली बात यही बोलनी है, यू आर नॉट अराउंड, एंड आई डोंट वांट टू हेयर दोज लाइन्स, बड़ी हर्टफुल होती है।
सो मैंने सोचा थोड़ा बॉन्डिंग वाला सीन करते हैं, एंड आई टुक हिम टू द पार्क. उसकी एक छोटी सी बॉल है. पार्क के अंदर हम जैसे गए वहाँ बहुत सारे बच्चे थे. ही गॉट रियली एक्साइटेड एंड ही चोज दिस 5-year-old रशियन किड जो कि अपनी इन्फ्लुएंसर मॉमी के साथ आया हुआ था. आई एम सेइंग इन्फ्लुएंसर बिकॉज टॉप टू बॉटम नियॉन उन्होंने पहना हुआ था. लाइक वो बिल्कुल इन्फ्लुएंसर वाइब्स थी. आई एम नो यार, मैं फील्ड का आदमी हूँ, पता चलता है. खैर उनके बच्चे खेल रहे थे. एनीवे, सो माई सन टुक हिज बॉल टू दिस किड वाज 5 or 6. उसको पैरों पे जाके रखी एंड ही टैप्ड हिज शोल्डर एंड ही वांटेड हिम टू किक सो दैट दे बोथ कुड प्ले. और उस रशियन बच्चे ने बस यूँ देखा और वो आगे निकल गया. एंड ही जस्ट इग्नोर्ड माई सन. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो कि उसने he had something against him or anything. Maybe he was not in the mood or he was not gonna vibe with my son, या फिर उसके अलग plans होंगे, whatever. But as a father, I got really scared कि यार my son would be hurt inside, कि वो खेलना चाह रहा था एक बच्चे के साथ और उस बच्चे ने उसको neglect किया. तो इससे पहले कि उसके दिल में ये bloom होती thought, मैं फौरन से I rushed into the scene and I kicked the ball and then we started playing. और मैं चाह रहा था क्योंकि जहन से ये बात मिटे. अब ये तो वो चीज़ थी जो कि मैं खुद वहाँ पे विटनेस था और मैंने उसको फौरन टैकल कर लिया. बट वो नर्सरी भी जाता है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन नर्सरी. आई हैव बीन टोल्ड बाय द टीचर्स कि ही लाइक्स टू प्ले बाय हिमसेल्फ. ग्रुप एक्टिविटी से बाप की तरह ही है. ग्रुप एक्टिविटी में वो दूर रहता है, 1-on-1 में वो खुश रहता है. अब मैं हर जगह तो नहीं हो सकता, राइट? एंड बिकॉज आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी थोड़ी बहुत, तो मुझे ये फील हुआ कि यार अगर इस तरह के सीन इसके साथ बार बार हुए तो ही वुड फील नेग्लेक्टेड, ही माइट फील आइसोलेटेड, he might become an introvert and he might not want to socialize because वो पार्क में जाता तो लड़के नहीं खेलते उसके साथ. तो ये कंसर्न तो आता है, हर किस्म का कंसर्न आता है, थॉट तो आती है. मगर आई थिंक ओके, वन मोर एग्जांपल. आई रिसेंटली मेट समवन, आई एम नॉट गोना नेम वेयर बिकॉज वो फिर हाईलाइट हो जाएगी. मैं आई डोंट वांट आइसोलेट समवन. बट वो एक पेरेंटिंग थी, वो इस तरह की पेरेंटिंग थी कि द मदर हैड गिवन अप हर थ्राइविंग करियर. लाइक मैं वो बता भी नहीं सकता क्योंकि आई डोंट वांट टू सिंगल हर आउट. अगेन उनकी अपनी चॉइसेस होंगी, अपने रीजंस होंगे. बट मुझे वो चीज़ थोड़ी सी टॉक्सिक लगी इन द सेंस कि जब माँ बाप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते ना कि बच्चे का बस टाइम टेबल है और दिस है और दैट, और वो ज़रा सा हिल भी नहीं सकता. अ चाइल्ड विल, वो बच्चा रोबोट हो जाता है. और मुझे वो चीज़ बड़ी टॉक्सिक लगती है कि वो जो माएँ होती हैं या बाप होते हैं वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग और वो बिल्कुल बाय द बुक ये रूटीन. अरे बच्चा है, वो क्रिश्चियन बेल थोड़ी है. वो कौन सी फिल्म थी यार, अमेरिकन साइको वाला क्रिश्चियन बेल थोड़ी है. वो कैरेक्टर का मैं नाम बोल रहा हूँ, बड़े मीम्स आते हैं. इट्स अ वेरी डार्क फिल्म और वो बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है और लोगों ने उसको मीम वर्ल्ड में वो ग्लोरीफाइड कैरेक्टर है, सिग्मा मेल की तरह. तो वो जिस तरह उसकी एक शावर रूटीन है बड़ी फेमस कि पहले मैं मॉइस्चराइजर लगाता हूँ, फिर मैं ये, फिर मैं वो. लाइक साइकोपैथ थोड़ी बनाना. तो वो वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा, वी हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. आई थिंक बहुत ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होना कि यार बच्चा बिल्कुल फील करे कि यार मेरा बचपना तो मुझे एंजॉय करने तो क्या हर वक्त मूँछों वाला आदमी मेरे मुंह पे खड़ा रहता है. ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही लेट गो कर दिया. आई थिंक वी हैव टू एज चिल्ड्रन ऑफ दिस जनरेशन, जिसने कम अज़ कम आई थिंक पहली बार ये चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हुई हैं. वरना जो टॉक्सिसिटी प्रिवेल होती रही है हमारी जनरेशंस दर जनरेशंस में, और इन चीज़ों को भी हाईलाइट ही नहीं किया गया. ये वर्ड्स कभी हमारे माँ बाप ने शायद सुने भी ना हो, जिन पे आज हम बड़ी बातें करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर ये कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो गए. वहाँ तो दीन से दूरी करके लपेट देते थे ना, अब तो हम चीज़ें हाईलाइट करते हैं. तो आई थिंक हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर से अंडरस्टैंड करना. अगेन कोई भी पेरेंट नहीं चाहता अपनी औलाद के बारे में बुराई नहीं चाहता या उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे उस वक्त नहीं समझ पा रहे होते. इस पे मेरा फेमस कोट नहीं, मेरा फेवरेट कोट है, द डे अ मैन रियलाइजेस हिज फादर वाज राइट, ही ऑलरेडी हैज़ अ सन हु थिंक्स ही इज़ रॉन्ग. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ज़ाहिर है बड़ी कदगनें थी और बहुत ज़रा सख्ती वख्ती होती थी. तो मुझे ना फील होता था ये मेरे घर वाले नहीं, मेरे दुश्मन हैं. और मैंने एक बार लड़ाई में वॉइस आउट भी कर दिया था टू माई एल्डर सिस्टर कि लाइक यू आर ऑल माई एनिमीज़ एंड आई नो यू आर ऑल फेकिंग इट. तो मैंने एक अपनी दुनिया क्रिएट कर ली थी कि फिर बाद में वो जिम कैरी की फिल्म भी आई
ट्रूमैन शो, मुझे लगता था ट्रूमैन शो का मैं कैरेक्टर हूँ और ये पूरी दुनिया एक रियलिटी शो है और सारे कैमरे मुझ पे हैं, कैमरे छुपे हुए हैं एंड देर ऑल एक्टर्स। तो क्योंकि अगर मैं वाकई इस घर की औलाद हूँ या इस घर का मैं सिबलिंग हूँ तो वाई एम आई नॉट ट्रीटेड द राइट वे, यू नो। तो बहुत ज़्यादा सख्ती भी जो है ना वो टॉक्सिक हो जाती है। आई थिंक जो कोर वैल्यूज़ है ना, कोर वैल्यूज़ पे हमें फोकस रखना चाहिए कि बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे बच्चे ने आते हुए स्ट्रॉ फेंक दिया, ठीक है, ही डजंट नो एनी बेटर। मैंने ले जाके उसको दिखाया कि ये देखो ये मैंने स्ट्रॉ उठाया, फिर उसने डब्बा भी फेंका, फिर मैंने कहा ये भी उठाया और फिर मैंने उसके हाथ से फेंकवाया, और वो भी वो वाले ट्रैश कैन में जहाँ पे ये वाला पेपर वाला वेस्टेज जाता है, ठीक है। इसी तरह आपको सिखाना पड़ेगा कोर वैल्यूज़, सफाई की हो गई या दूसरों के एहतराम की हो गई, बड़ों का एहतराम हो गया, या दूसरे बच्चों के साथ कोलैबोरेट करना है, लड़ाई नहीं करनी, इज्जत करनी है, ख़वातीन का एहतराम, ये सारी चीज़ें कोर वैल्यूज़ आपने कोर वैल्यूज़ आपने स्ट्रॉन्ग करनी है। क्योंकि कहते हैं कि शुरू के जो 7 साल होते हैं बच्चे के वो उसके फॉर्मेटिव होते हैं और फिर उसमें जो पर्सनालिटी डेवलप हो गई फिर वो ही परपेचुएट करती है आगे जाके। तो यहाँ तक हमें सिर्फ कोर पे ध्यान देना है। हम अनफॉर्चुनेटली बच्चों को लगाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने में, ये रीज़न के साल होते हैं या फिर क्रिएटिविटी के साल होते हैं, उसमें हम लगाते हैं अच्छा बच्चा उर्दू घराने पैदा हो, चल बेटा इंग्लिश बोल, घर में माँ बाप पंजाबी बोल रहे हैं, बाहर जाके इंग्लिश बोल, दोस्तों में उर्दू बोल, वो अजीब साइको कैरेक्टर ही निकल आता है। खैर ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो टुडेज़ वर्ल्ड वाली अगर आप बात करें, वी अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, ये गैजेट्स हो गए, इंटरनेट हो गए, इसके रिस्क्स बेनिफिट्स हम सबको पता ही हैं क्या है। आई थिंक वी हैव टू फोकस ऑन द कोर वैल्यूज़ और पेरेंटिंग फिलोसफी जो पुरानी है, रिडंडेंट हैं। हम लोग जो है ना वो कहते हैं, दिस इज़ वेरी फेमस कमेडियन, उसका नाम क्यों भूल रहा हूँ, जिसका एक बड़ा फेमस क्लिप है जो बहुत वायरल है, वो जो कहते हैं नेशनलिज्म, इट्स अगेंस्ट नेशनलिज्म, राइट। तो उसमें वो एक लाइन कहता है, डग स्टैनहोप नाम है उसका, उसमें वो कहता है कि ट्रेडिशंस एंड कल्चर आर डेड पीपल्स बैगेज, स्टॉप कैरिंग देम। अगेन इट्स ईजियर फॉर अ वाइट मैन टू से बिकॉज दे बेयरली हैव अ कल्चर और एनीथिंग, मगर हमें इसको कम से कम इतना अपहोल्ड करना चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। जो कि बिला वजह के ट्रेडिशन है ना, गली वली, उसको हमें आगे नहीं बढ़ाना भाई। ये आप लोगों का होगा, आप ही लोग रखें। ये बहन के घर पानी पीना हराम है, ये क्या बात हुई भाई, बहन का हिस्सा खा लेता है, पानी नहीं पीते उसके घर में, ये नहीं होता भाई। इस तरह के फजूल ट्रेडिशन जो है ना, ये पीछे ही छोड़ना है हमने, हमें आगे नहीं लेके जाना है। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अगेन देयर इज़ नो सच फार्मूला दैट आई कैन गिव ऑन दिस, बिकॉज इवन, खैर मेरा तो तजुर्बा नहीं है बच्चा पालने में, आई एम स्टिल लर्निंग। इवन तो अगर होता भी तो भी वो अप्लाई नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ नो सच थिंग एज यूनिवर्सल पेरेंटिंग। बच्चे डिफरेंट होते हैं, सिचुएशन डिफरेंट होती हैं, मामला डिफरेंट होते हैं। बस फोकस ऑन द कोर वैल्यूज़, उसकी कोर अच्छी होगी, उसकी हर चीज़ अच्छी होगी। देखें, वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज़, वी सी द वर्ल्ड एज हु वी आर, एंड वी सी द वर्ल्ड थ्रू अ लेंस, एंड वी जस्ट बिकॉज हमारा लेंस गंदा है हमें पूरी दुनिया गंदी लगती है, एंड वी टिल डेथ हम दुनिया को सफाई करने में लगे रहते हैं, भाई तू भी मुसलमान हो जा, तू भी हो जा, तू भी हो जा। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि हमारा लेंस गंदा है। व्हाट वी हैव टू रियली वर्क ऑन इज क्लीनिंग दिस लेंस, राइट। सो लेंस सही होगा बच्चे का, उसकी हर चीज़ अच्छी होगी। मोहब्बत करना सिखाएं, प्यार करना सिखाएं, इज़्ज़त करना सिखाएं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोगों को एक्सेप्टेंस सिखाएं, वो इज़्ज़त के उसमें आ जाती है। और कोर वैल्यूज़ अगर सही हो, यार ये बारिश होने वाली है, आई थिंक आई हैव टू स्टॉप पहले ही सवाल के बाद। ये यूके का यही मसला है यार, बिल्कुल सूरज था, मैं बाहर आया, सब कुछ सेटअप किया, अब ये बारिश बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो कोर सही होगी, हर चीज़ सही होगी। उसमें फिर ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल विदाउट स्ट्रेचिंग इट अ बिट लॉन्गर, if I put it in my perspective, I had a lot of challenges growing up. We were a large family, still are. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, बड़े मसले मसाइल थे इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक मसाइल सबसे घटिया होते हैं क्योंकि वो जो काले बादल है ना वो छटते ही नहीं, बड़ी मुसीबत होती है। तो बट चूँकि कोर सही थी ना तो चीज़ें सही हो गई, इवेंचुअली सही हो गई, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क शुरू से बताया गया था, सिखाया गया था, समझाया गया था। झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं मारना, दो नंबरी नहीं करनी। मैं कल भी किसी को बता रहा था, वो यही बात कर रहे थे, कोर्स बेचते हैं, ये कहते हैं, मैं कहता है टू ईच देयर ओन। अगेन आई हैव नो कमेंट ऑन दैट।
मैं यही कह रहा था कि मैं अगर एक बड़ा आसान है, मैं खोल लूँ एक इंस्टीट्यूट आया जिम आपको यूट्यूबिंग करना सिखाएं। दुनिया करोड़ों बना रही है, आपका बच्चा भी बना सकता है। 2 लाख रुपए का कोर्स आया, ज्वाइन करें। 10,000 बच्चा आ जाएगा, फीस बच्चा 2-2 लाख देगा, कहाँ चलेगी बात? ठीक है, बनेगा उसमें से 1% भी नहीं, क्योंकि एक तो लोग बड़ी जल्दी गिव अप कर जाते हैं, दूसरा हर कोई नहीं बन सकता, ये अंदर से चीज़ होती है। अगर कोर्स भेज दूँगा तो मैं चूँकि कोर्स है ये, तो मैं नहीं चूना लगाना चाहता किसी को। कोर पे फोकस करें, हर चीज़ खुद ही सही हो जाएगी। दुनिया आगे क्या होने जा रही है ना आपको पता है ना मुझे पता है। जैसे जैसे शेप होगी वो मोल्ड तो इंसान हो ही जाता है। हम कहाँ से आए थे और दुनिया अब कहाँ आ गई है, राइट? अब कितने हल्के इंटरनेट से आए थे और आज जो है हम 4G 5G और हाई स्पीड इंटरनेट की दुनिया में बैठे हैं और हर चीज़ इतनी तेज़ हो गई है, इतनी आसान हो गई है, आगे जाके और चेंज हो जाएगी। बट इंसान तो वही है, कोर चीज़ें तो वही है। फोकस ऑन दैट। Yeah, inshallah, things will turn. And you're a wonderful lady yourself, and I'm sure you shouldn't be worried. किताबें पढ़ाएं बच्चे को, दुनिया इमेजिनेटिव करें बच्चे को, उसको ख्वाब देखना सिखाएं और उसको क्यूरियस रखें। जो क्यूरियस बच्चा होता है ना वो फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, वो फिर ढूंढता कहीं ना कहीं नतीजे पे पहुंच ही जाता है। तो क्यूरियस रखेंगी, एक्साइटेड रखेंगी, तो बच्चा जो है हेल्दी एंड वेल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जब तक बारिश नहीं होती। ऑलराइट जी, द बाइपोलर वेदर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। धूप निकल आई तो मैं दोबारा बाहर आ गया। ऑलराइट जी, नेक्स्ट ईमेल की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग फाइनेंशियल एंड इमोशनल बाउंड्रीज विद पेरेंट्स। Hi Junaid, I'm writing with this email with a very heavy heart and it's going to be a long one. I am in my mid-20s from a rural area working online with clients overseas. I have my own digital agency and I started when I was 21. After lots of hard and smart work, I am alhamdulillah finally at the stage where I can call myself successful. I just started making over 1 million PKR a month, mashallah. Having said that, I am the breadwinner of my family. I was born into a wealthy family, but when I was just 10, my father lost everything he had due to his bad decisions and we came back to zero. After that, he kind of lost the will to work and whatever he had, whatever he would start, it would fail. My family from my mom's side mostly supported us for the past 12 to 13 years. I started freelancing when I was 21 and really wanted to give my family a good life. I used to give all of whatever I would make to them. That's wrong. Whether it was 4,000 or 40,000 at a time. I never thought financial boundary was a thing because for me, the happiness of my parents mattered the most. Now that I'm making decent money, I have set a fixed amount for them, which is 300,000, which I deposit into my father's account on the first of every month. They still have no savings and do not spend wisely, and they never will, क्योंकि अपना पैसा नहीं है ना. They also often require additional money at times and I am not allowed to ask what it is for. We will be moving to Islamabad in 2 months and I am expected to take care of everything financially. We have our own home now, but we will be renting one in the new city, so the expenses will automatically rise. Before now, I had no problems with any of this, but recently my mother has been pressuring me to marry someone in her family, which makes me feel as though I am only an ATM machine. I liked that guy too till a few years back and told my mother I will consider marrying him, which she took as a yes. Shortly after, I realized that the guy and I are not compatible in a lot of ways and I changed my mind. I also distanced myself from that guy. I recently met someone who is just the kind of a person I always wanted to be with. He proposed me and I asked him to talk to my mother. My mother told me she will consider him for the sake of my happiness and then went behind my back to blackmail him into leaving me. She said a lot of horrible things to him and when I confronted her, she blackmailed me as well. She told me how I'm not a good daughter and wow, 3 lakh rupees deke bhi not a good daughter and how she will never accept my decision. For some reason, she thinks my marriage is going to be her decision only. All of this while they expect me to give them a good lifestyle financially. She also puts up passive-aggressive statuses on WhatsApp for me. Such a mother thing. I feel hurt, used and emotionally abused. I cannot think of marrying the guy my mom likes. He is not some kind of a devil, but I simply do not like him for myself.
The only thing my mother hasn't said so far is that she will kill herself if I don't marry him. I have no social life and I only work. I work very hard to give them the lifestyle they never had and expect nothing in return. My father is a very kind man, but my mom has the upper hand in the family dynamic. How do I create a boundary with my parents so that they stop taking advantage of me? It is indeed very sad. So ये खातून है, इन्होंने कभी फाइनेंशियल बाउंड्री सेट नहीं की फैमिली के साथ, और फैमिली क्लियरली इज़ नॉट फाइनेंशियली लिटरेट और रिस्पॉन्सिबल. वालिद साहब ने अपना सारा लुटाया, आई मीन नॉट इन अ बैड वे बट लाइक ज़ीरो कर दिया. क्लियरली ही इज़ नॉट फाइनेंशियली सूटेबल टू हैंडल फाइनेंशियल मैटर्स. और अब माशाल्लाह ये 10 लाख रुपए महीना कमाती हैं और 3 लाख बाप के अकाउंट में पहली तारीख को पहुंच जाते हैं, जो कि उसके बाद दोबारा एडिशनल पैसे मांगे जाते हैं, जिसके बारे में बोला जाता है कि पूछना मत. दिस इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक. और सिर्फ माँ बाप ही नहीं, कोई भी आपने रिश्ता अगर टेस्ट करना हो ना, तो अगर आप कुछ देते हैं उस रिश्ते में तो 1 महीना वो देना छोड़ दें, फिर आपको असल रंग नज़र आएगा, और ख़ास तौर पे पैसे. तो बिल्कुल यू आर बीइंग हॉरिबली मिसयूज्ड. और ये ऐसी चीज़ है कि इट विल ड्रेन यू. और एक तो होता ना कि भाई थैंकफुल भी हो अगला, चलो आप दे रहे हो, ज़ाहिर इंसान फील करता है कि चलो ठीक है मेरे बाप की बैड लग रही, चलो मैं सपोर्ट करती हूँ या करता हूँ. और आगे से वो सपोर्ट है, वो आपके डिसीजंस की कदर करें. एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला मामला है आपके साथ, कि एक तो आप उनको पाल भी रही हैं, फिर आप आगे से वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी हम डिक्टेट करेंगे कैसे गुजारनी है, विच इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड अब्यूसिव. अब इसमें मैं आपको क्या मशवरा दूँ? मैं होता तो मैं स्ट्रेट अप बाउंड्री सेट करता कि भाई ये हैं और इसका भी आपने हिसाब देना है. मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ भाई, ओवरसीज़ क्लाइंट पकड़ना आसान नहीं है इस मुल्क में, जहाँ लोग MBA करके 40,000 की नौकरी कर रहे हैं. मैं अगर एक रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखने के बावजूद 10 लाख रुपए कमा रही हूँ और मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, तो मैं कितनी हार्ड वर्किंग करती होंगी तो जाके ये पैसे आते हैं. तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस. और इसमें वो कोई बदतमीज़ी वाली बात नहीं है, ना ही मैंने कभी एंडोर्स किया है. मगर भाई बाउंड्री अपनी सेट करें, नहीं तो आप जो है ना फौत भी हो जाएंगी ना, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होगी कि सही तरह हमारी मर्ज़ी से फौत नहीं हुई. ये किसी पेरेंट का राइट नहीं. देखें, इंसान की जिम्मेदारी एक हद तक होती है अपने पेरेंट्स को संभालना. ठीक है, हर कोई पेरेंट उस तरह का नहीं होता कि वो फाइनेंशियली इतना लिटरेट हो कि उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान पूरा बना के रखा हो. कुछ लोग होते हैं अपना कफन और अपने कब्र की ज़मीन ख़रीद के ही रखते हैं कि मैं मर जाऊँ तो किसी को तकलीफ़ ना हो. ये कफन जो है ये अलमारी में यहाँ रखा है, कब्र मेरी जी सखी हसन के कब्रस्तान में, ये नंबर है, ये कागजात यहाँ रखे हैं, खल्ली वल्ली. कुछ लोग होते हैं इस तरह कि भाई हमें बर्डन नहीं बनना किसी पे. कुछ लोग होते हैं जीते जी मार देते हैं बर्डन बन के, और फिर आगे से आंखें भी दिखाते हैं, और ये बिल्कुल आंखें दिखाना हुआ. अब जैसे कि आपको ज़बरदस्ती ठूसा जा रहा है अपनी वालदा जो है आपकी अपने रिश्तेदार के आपके कज़न के साथ. देखिए सीधी सीधी बात है, अगर आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं तो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और वो कहते हैं ना हमारे मुल्क में, जो लड़की अगर ज़्यादा पढ़ ले, ज़्यादा कमाए, तो वो उसकी शादी नहीं होती. उसकी शादी ना होने की एक बुनियादी वजह ये है कि सामने वाला पार्टी, फॉर एग्जांपल आई नो समवन वेरी क्लोजली, वो अपनी दानिश में काफ़ी पढ़ी लिखी थी, साथ में उनकी शादी मोटर मैकेनिक से कराई जा रही थी. अगेन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ मोटर मैकेनिक, बट फिर वो अपने 7वीं जमात अगर पास है तो एक वो यूनिवर्सिटी ग्रेड और एक वोक लड़की से कैसे शादी कर सकता है, बट पेरेंट्स कहते हैं हाँ भाई यही जोड़ है. क्योंकि हमारे यही पेरेंट्स हैं ना जो जब लाइफ बॉय ख़त्म हो रही होती है तो डव के साथ जोड़ देते हैं साबुन बाथरूम में. तो ये ज़िंदगी में भी ऐसे ही चलते हैं, देखते ही नहीं है कोई लाइफ बॉय कौन डव है, जोड़ दिया, चलो जी अब बच्चे पैदा करके दो. कोई थॉट नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई विज़न नहीं है ज़िंदगी में, ना कोई ड्रीम्स है, ना कोई गोल्स है, ना कोई एस्पिरेशंस है. बस जी गाय बकरी है, औलाद लड़की तो ख़ास तौर पे उसको बस बांधना है कहीं पे, तो चलो जी जो रस्सी जो हाँकने वाला है चल भाई तू पकड़ ले इसकी रस्सी. तो बुनियादी वजह कंपैटिबिलिटी होती है, और कंपैटिबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती. बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, वो कहते, जैसे मुझे पहले एक ईमेल आई थी, वो भी कोई 10-12 लाख रुपए कमा रही थी, बल्कि नहीं 20 लाख समथिंग कमा रही थी.
वो कहती कि ठीक है, आई नो पाकिस्तान में गिने चुने ही लड़के होंगे जो इतना कमा रहे होंगे महीने का, मुझे नहीं चाहिए कि चलो वो मैं 20 कमा रही तो वो 30 कमाए, बट उसमें वो ड्राइव तो हो कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। ड्राइव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए लड़कियाँ बहुत एतमाद करती हैं, वो जो बातों में जो आ जाती है ना, इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि वो बिलीव करती हैं। अक्सर औकात लड़के उनको ज़ाहिर है फंसा लेते हैं किसी चीज़ में, मगर व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एक्चुअली इज़ द ड्राइव। आई वॉज नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन, आई वॉज रिलेटिवली नोन, हल्का फुल्का, व्हेन आई मेट माई वाइफ। और मैंने उनसे ये भी पूछा था एक पॉइंट के बाद, व्हाट डिड यू सी इन मी? आई वॉज लाइक, आई barely had a job, a good job. I was making, like, I wasn't making enough money. She said, but what I saw in you was you had a drive and you had a passion. And कभी कभी वो फील होता है कि हाँ यार ये कुछ कर लेगा, कम से कम इसमें भूख तो है कि यार मैं हाथ पैर तो मारूंगा कभी, तो मारे हाथ पैर, अल्लाह का शुक्र आज आपके सामने बैठा हूँ। तो वो ड्राइव चाहिए होती है। अब अगर ये 10 लाख कमाती हैं, बहुत मुश्किल है 11 लाख 12 लाख वाले। कितने लड़कों को आप जानते हैं जो महीने का पाकिस्तान में रह के 11-12 लाख कमाने? कम होंगे। और ड्राइव तो हो उनके अंदर, कोई खून तो हो, कोई ज़रा जज्बा तो हो, जोश तो, कि यार मैंने कुछ करना है, बड़ा काम करना है, वो नहीं मिल पाता। यहाँ पे जो है देखिए आप ATM मशीन है और एक चलता हुआ कुआं है, और बस ये भरे जाओ भरे जाओ। और बच्चे इसमें एक्सप्लॉइट भी होते हैं, ब्लैकमेल भी होते हैं। मैं और भी बड़ी मिसालें देना चाहता हूँ, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ इस तरह की एक्सप्लॉइटेशन की, क्योंकि जब तक आप ना नहीं कहते ना, वो कहते अच्छा इसका तो बड़ा पैसा है, मांगे जाओ। और फिर औलाद जो है वो ब्लैकमेल होके देती जाती है कि चलो यार, इफ़ इट कीप्स द पीस इन द हाउस, अगर पैसे से पीस मिल रहा है घर में, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा या नहीं दूंगी तो घर में नोक-झोंक होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर आपकी अम्मी आपके बाप को कोसेंगी कि भाई तूने अगर कोई 2-4 पैसे कमाए होते या जोड़े होते तो उससे आज मांगने नहीं पड़ते। फिर वो घर का माहौल ख़राब होता है। अब चूँकि आप वर्क फ्रॉम होम करती हैं गालिबन, आई एम नॉट श्योर, आपने मेंशन नहीं किया, घर का माहौल ख़राब होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी। जब आपको पता होगा बाहर माँ बाप लड़ रहे हैं, तो आप क्या क्लाइंट से डील करेंगे? तो आप बोलेंगे यार भाई ये ले पैसे, आप जाएँ बाहर दोस्तों में बैठे, ये ले पैसे, आप जाएँ बाज़ार में, यहाँ ना लड़ें। पीस के लिए लोग पैसा खर्च कर रहे होते हैं। इतनी मिसालें मेरी ज़िंदगी में, पीस के लिए भाई, बस लड़ना नहीं, भाई तुम ये पैसे लो, तुम ये पैसे। तो ये बिल्कुल इट एग्जिस्ट और इट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। यही 3 लाख अगर आप महीने के अपने किसी अकाउंट में डाल रही हो, या आप गोल्ड ख़रीद रही हो उसका, या बिटकॉइन ख़रीद रही हो, या एप्पल के शेयर ख़रीद रही हो, तो वो आपकी वेल्थ कहाँ से कहाँ चली जाएगी 20-25 साल बाद। बट अभी जो आप डाल रही हैं, इट्स लाइक यूर लिटरली बर्निंग योर मनी, इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ। नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग कि माँ बाप को सपोर्ट करना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। देखिए मिसहैप्स हो जाते हैं, आपके वालिद साहब ने जानबूझ के नहीं डुबोया होगा बिजनेस, और क्लियरली कुछ लोगों, सम पीपल डोंट हैव द नैक फॉर इट, ठीक है, उनकी नीयत ये नहीं होगी, हो जाता है मिसहैप, इंजरीज हो जाती हैं। मतलब आप कमा रहे हैं, मोबाइल छीनते हुए गोली लग गई, ऐसी जगह लग गई, इंजर्ड हो गए, इम्पेयर्ड हो गए टू वर्क। तो अब ये थोड़ी कि अब उनको छोड़ देना मरने के लिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है ऑफ कोर्स। मगर फिर आगे से वो भी तो इस चीज़ को समझें। आप 3 नहीं, आप 6 भी देंगी, इज्जत तो करें आगे से। मगर जहाँ पे इस तरह का मामला हो तो ये तो बहुत गलत बात है भाई, ये तो बहुत एक्सप्लॉइटेशन है। और आगे आप इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, इस्लामाबाद के तो खर्चे ही अलग है भाई, किराया अच्छा खासा होगा, ज़ाहिर है घर लेंगे वहाँ फ्लैट तो लोग इतना नहीं प्रेफर करते, घर महंगे हैं वहाँ पे। फिर आपको ज़्यादा चौकीदार भी चाहिए होगा, हाउस मेड भी चाहिए होगी, 10,000 खर्चे हैं वहाँ पे। तो भाई ड्रॉ अ लाइन और ना खर्चों को बोले ऑन पेपर लेकर आए, मुझे बताएं हिसाब किताब से। हिसाब किताब मांगेंगे फिर लड़ाई होगी। तुम्हें क्या लगता है हम ये करते हैं वो करते हैं, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे बाहर में जाएँ, भूखे मर जाएंगे, नहीं चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग का तरीका होता है। मगर तरीकाकार यही है कि भाई देखें हम इतने लोग हैं, ये ग्रोसरी है, इतने में पूरा करें ग्रोसरी, ये नौकर है, ये सैलरी, काम वाला, सफाई वाला, दिस दैट, ये वो इसी में रहे और इन्हीं मीन्स में आपने रहना है। और बिल्कुल सॉरी फ़ोन ही गिर गया, फ़ोन यहाँ गिरा, कुत्ता वहाँ भौंक रहा है। भाई सबसे पहले जो है ना तरीकाकार ये होता है, हाथ उठा लेंगे भाई काम नहीं आ रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा काम में, और क्लाइंट ही नहीं मिल रहे, AI आ गया है तो सारा काम तो वहाँ जा रहा है, ऑटोमेटेड हो रहा है, मैं तो बस रूल डाल टेंशन क्रिएट कर लें।
इससे पहले कि सामने से टेंशन है, आप अपनी टेंशन दे दें। एक मैंने बहुत पहले एक वीडियो की थी, पाकी बॉय प्रॉब्लम्स, मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, नॉट ऑन माई चैनल दो। उसमें एक साहब कहते हैं मैंने एक आदमी से 1000 मांगे, उसने मुझसे 2000 मांगी। ये करना चाहिए कि इससे पहले वहाँ से कुछ है, आप भी मसला डाल दो, उसको लगेगा भी मेरा मसला तो बहुत ही छोटा है, चुप हो जाएंगे। मेरी बीवी सुनती है ये, मुझे जहाँ लगता है ना कि मेरी बीवी लड़ने वाली है, मैं एक मसला पहले से जो होता है वो होता है, यार ऑफिस में आज ये हुआ, ये नहीं हुआ, क्लाइंट भाग गया, ये हुआ, इतनी प्रॉब्लम कि उसको अपनी प्रॉब्लम छोटी लगी। अगेन थोड़ी सी टॉक्सिक है, बट समझ ना मेरी बात, गेम कभी कभी करनी पड़ती है अपने पीस के लिए। तो हाथ उठाने वाला भाई काम ही नहीं है। काम मेरा जो 60% काम हो गया है, एक अलग बैंक अकाउंट खोलें, अगर तो उनके पास आपके बैंक का एक्सेस है ना, अकाउंट ही अलग कर लें, पेमेंट मंगाएं उधर, और इस वाले में कम मंगाना शुरू करें और सामने रख दें, मतलब भाई ये देख लें पिछले 8 महीने से ये आ रहा था, अब तो ये आ रहा है, मैं क्या करूँ। टेंशन क्रिएट कर लें, पैसा साइड में करें, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, प्लॉट व्लॉट खरीदें, गोल्ड वोल्ड खरीदें, अपना फ्यूचर सिक्योर करें। ये तो पैसे आग लगाने वाली बात है, यानी कि 1000 की 3 गड्डियाँ आप लें बंडल, उसको माचिस लगा दें, कुछ जिस तरह वहाँ से कुछ नहीं मिलना, यहाँ से कुछ नहीं मिलना। और इनको बिल्कुल बजटिंग पे ले आए कि बोलें भाई अब तो मेरा तो जो जहाँ 10 लाख आ रहे थे तो अब तो 5 आ रहे हैं, 50% काम AI ले गया। उनको समझाएं AI क्या होता है, वीडियो दिखा दें कोई, बोले देखें अब क्या करूँ मैं तो बड़े टेंशन में हूँ। रही बात शादी की, शादी में देखें मेरी बहन, ज़िंदगी में एक ही बार होती है, होती लोगों की बार बार है, लेकिन वो जो एक बार की जो टॉक्सिसिटी है ना वो आगे तक चलती जाती है। तो एक ही बार होती है शादी, ज़िंदगी आपने गुजारनी है, तो उस पर तो मैं किसी को भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि भाई माँ की खुशी बाप की खुशी, अपनी खुशी देखो भाई। अपने पे जुल्म करना खुदकुशी के मुतरादिफ है, और खुदकुशी हराम है। जिसमें मौलवी साहब देख रहे हैं ना अभी रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए, वो भी यही बोलेंगे, जो कि फैक्ट है। मर्ज़ी आपकी होनी चाहिए भाई, हाँ उनसे मशवरा ज़रूर लें। और ये जो आपकी वालदा ने हरकत की, आप जिनके साथ शादी करना चाह रही थी, गलत हरकत है। ट्राई टू रिकन्सिलिएट, अगर हो जाता है, क्योंकि शादी वहीं करें जहाँ आपको लगता है कि हाँ यार बंदा सही है और मैं इसके साथ खुश रह सकती हूँ, या मैं इसके साथ वाइब कर सकती हूँ। आजकल के तो बच्चे वाइब करते हैं, वाइब बहुत ज़रूरी है भाई, वरना बेकार है ज़िंदगी। वरना फिर 2 अजनबी एक घर में रह रहे हैं, खाना खा लिया, आज क्या पकाना है, ये पकाना भाई, यही ज़िंदगी हो जाएगी। फिर इससे बुरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती, जहाँ 2 लोग साथ रहते हैं, साथ सोते हैं, बट वो साथ होते नहीं हैं, दिल दूर होते हैं। ये मत करना भाई, जितने लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। तो इस पे तो आपने पूरा स्टैंड लेना है। जहाँ ज़्यादा अकड़ दिखाई, आपने आपके पास नल गए पैसों का, पैसे रोक लें, क्या कर लेंगे, कोसेंगे, गालियाँ देंगे वगैरह वगैरह। मगर ये कि आपके पीस से बढ़ के कुछ नहीं है। ये सरासर, आपको लगता है मैं गलत बात बता रहा हूँ, गलत मशवरा दे रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं कमेंट में खुद बता दें। ये भी ज़रा अच्छा रहता है, इससे ना थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव वाइडन हो जाता है कि हाँ यार और लोग भी ये चीज़ कह रहे हैं। पिछले 2-3 एपिसोड, ये कुछ एपिसोड से ये सिलसिला चल रहा है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि जितने भी लिसनर हैं अपना टाइम निकाल के, एक तो सुनते हैं, फिर टाइम निकाल के इतने लंबे लंबे कमेंट भी करते हैं। बड़ी खुशी होती है। अच्छा है, एक इंसान को डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि उसको लगता है कि हाँ यार ज़्यादातर लोग ये बात बोल रहे हैं, तो मतलब ये कि ज़रूरी नहीं ज़्यादा मेजॉरिटी राइट होती है, मगर एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो ये सरासर अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है और फाइनेंशियल अब्यूज़ है, ठीक है। तो कमाने का बड़ा कम पीरियड होता है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि शुरू के 20 साल तो आप बड़े हो रहे होते हो, और फिर आगे फिर बीमारी लग जाती है, उसके बाद फिर डाउन हिल ही है। तो बड़ी छोटी सी विंडो होती है जिसमें आपने अपनी मौत तक का सामान करना होता है, समझ रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम सेव कर सकते हैं करें, क्योंकि आगे ज़िंदगी है लंबी। मेडिकल साइंसेज बड़ी तरक्की कर रही है, अब तो लोग लंबा जिया करेंगे। जिसमें फिनलैंड में था 82 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ 82 ईयर्स, वहाँ पे पाकिस्तान में भी हो जाएगी, आज नहीं तो कल ली तो 20 साल बाद हो ही जाएगी, ठीक है। तो भाई वहाँ तक का सामान करना है, अपनी सेविंग वेविंग करें, राइटफुली इन्वेस्ट करें, इस तरह जो है दें पैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही इनकम नल का बन करते दें, मगर एक्सप्लॉइट ना हो, और हिसाब मांगें और बजटिंग करें। बजटिंग होगी, वरना तो आप जितना दे दें, आप अपना गुर्दा भी काट के दे तो बोलेंगे यार सीधे हाथ वाला दिया, उल्टे हाथ वाला चाहिए था। समझ रहे हैं मेरी बात, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। करते हैं, देखें
अब्यूज़ तो हर शेप और हर फॉर्म में होता है ना, माँ बाप भी करते हैं, औलाद भी करती है, अब इंसान पे है और ये होता है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, भरा पड़ा है पूरा। अब तो थीसिस भी हो रहा है इस पर, अब तो पूरा डेटा भी आ जाएगा कितनी अब्यूज़ वाली ईमेल्स आएंगी, समझ रहे हैं आप। सो ये सीन है, प्लीज़ ड्रॉ अ लाइन एंड ये इस तरह एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है। थैंक यू। ऑलराइट जी, नेक्स्ट एपिसोड, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, conflict of interest with your partner regarding moving abroad. Assalamualaikum Junaid bhai, I'm a huge fan of you and your thoughts and efforts to facilitate Pakistani people through your wisdom. I really appreciate your work and I'll really look up to you. My journey has inspired me a lot. My name is ABC. I'm 23-year-old and I work at a multinational company, alhamdulillah, and I own my business as well. There is something that I'm going through nowadays and I want an opinion from an intellectual person like you. I'm not an intellectual, Miss Amy. As you know, we're all aware of the current situation of the country. The political issues, high inflation, companies laying off their employees every other day, and other tons of issues like these. I always had big dreams and I want to travel the world while I'm young and want to have a quality standard lifestyle, but unfortunately I can't see that happening in this country in the next 5 to 10 years. अगले 30 साल भी नहीं है. Since I see this country going backwards. The truth is that I am deeply saddened to say that I want to leave this country so I can give myself what I always wanted. I have decided to immigrate to Canada. I recently got engaged to the love of my life. We are going to get married in the next 2-3 years. We both and our families are happy, alhamdulillah. The issue is that my fiance doesn't want to leave Pakistan. She is aware of ongoing issues in the country and I have also given her countless reasons to move to Canada, which includes a quality lifestyle in the longer run, quality education, massive growth opportunities, etc. But the main reason she wants to stay here is because she wants to stay with her family and stay near her close ones. We have communicated this matter, but we both are struggling in this. If we move out, she has to compromise and won't be that much happy, or if we stay, I won't be happy. It's kind of hard to find a common ground. I'm looking forward to hearing from your opinion. I hope I get a response. So भाई एक साहब हैं, 23 साल के हैं, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, अपना बिजनेस भी है, मगर मुल्क के हालात से तंग आके ये चाह रहे हैं कनाडा चले जाएं। मगर इनकी जो मंगेतर हैं, द लव ऑफ हिज लाइफ, वो उसके अगेंस्ट है, वो ये फैमिली के करीब रहना चाहती हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, वो आपकी बिल्कुल फैमिली होता है। लेकिन उसके बाद जब आप रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी प्राइमरी फैमिली वो हो जाती है और वो आपकी सेकेंडरी फैमिली हो जाती है। इसमें अगेन माँ ही रहती है, बाप रहते हैं, बहन भाई सब वही रहते हैं, रिश्ते चेंज नहीं होते। हाँ, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है और कि ये चेंज करना सीखें, ठीक है। माँ की गोद में हर वक्त सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी होती। कुछ लोग होते हैं उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं कटती, वो माँ में ही बड़े रहते हैं। अगेन देयर इज नथिंग रॉन्ग, माँ से प्यार करें, सब कुछ सही है, लेकिन आपने आने वाले अपनी औलाद के बारे में भी सोचना है, या इसी फैमिली के साथ ही चिमड़े रहना है सारी ज़िंदगी। शादियाँ होती हैं, बहन भाइयों की शादियाँ होती हैं, थिंग्स गेट डिफरेंट। फिर आपकी बेतकल्लुफ़ी उस तरह की नहीं रहती। आप करके देख लें, अपनी बहन के बच्चों का मजाक उड़ाएं, वही बहन जिसका आप सारी ज़िंदगी मजाक उड़ाते थे, उसके बच्चों का उड़ाएं, ऐसा सीधा करेगी आपको आपकी बहन। आपको प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। आप वही भाई हो उसके, मगर अब वो उसकी औलाद प्रायोरिटी है, समझ रहे हैं। तो ये करना सीखें। ये माँ की गोद में बड़े हुए हैं और मुझे अपना दोस्त चाहिए, बस ये दोस्त चाहिए, ये क्या है? असल में कुछ होती हैं बारबीज़, उनको पाकिस्तान की लाइफ सुकून में रहती है, क्योंकि पता है भैया नौकर काम कर रहे हैं, कपड़े इस्त्री वो कर रही है, अंडर एज बच्चियाँ घर में रखी हुई हैं, कोई सफाई करिए, काम वाम करना नहीं होता। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, एक सर्टन माइंडसेट है जो कि इतना प्रिविलेज्ड है कि उनको बज़ाहिर जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में हैं उन पे अफेक्ट नहीं हो, उनको इम्पैक्ट नहीं कर रही किसी तरह। फॉर एग्जांपल, अगर KFC जैसे कि पिछले दिनों देखा महंगा हो गया, कुछ बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आंखें बंद करके अभी भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो वो तो खाते रहेंगे। मगर जिसको अफेक्ट हो रहा है वो ज़ाहिर है वो बोलेगा यार ये तो महंगा हो गया। तो कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, वो चाहते हैं सारी ज़िंदगी बस वही दोस्ती यारी और गोल गपाड़ा और ये जो रत जगे और ये वाली चीज़ें, इस तरह नहीं होती। ज़िंदगी में थोड़ा सीरियस होना होता है, और अपनी फैमिली के लिए तो ख़ास तौर पे सीरियस होना होता है। तो ये जिन लोग कहते हैं कि बस मेरे दोस्त यार ना छूटें, ख़ास लड़के भी बहुत करते हैं, लौंडार कहती हैं उनको मेरी सास, कि उनका लौंडापना नहीं जाता,
भाई शादीशुदा हो गए, बच्चे हो गए, थोड़ा ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आओ, थोड़ा समझ रहे हैं। मगर वो उनका वो लौंडा बना नहीं जाता कि जी चाय के होटल पे बैठना है रात 3-3 बजे तक। अबे तो घर में बैठी है, उसके साथ कौन बैठेगा? मकसूद भाई बैठेंगे आके, तुम नहीं बैठ रहे हैं। तो ये जो ना ज़रा इन चीज़ों को फॉरगो करना सीखें, वरना ना पड़े फिर, वरना फिर दोस्तों में बड़े रहें, अम्मी के घर में पड़ी रहें सारी ज़िंदगी, फिर शादी वादी ना करें, फिर ये कष्ट ही ना पालें ज़िंदगी में, ठीक है। तो जो भाई देखें, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, जो लोग सुन रहे हैं, आपका जो भी पार्टनर है, मर्द या औरत, अगर वो आपके फ्यूचर को व्हाट्स दैट वर्ड, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, या ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, जो कि बस कह रहा बस मैं यहीं ठीक हूँ, तो उसको वहीं पे रहने दें कि भाई तू इधर ही रह फिर, ठीक है। क्योंकि फिर ये तंग करेंगे आपको ज़िंदगी भर। आप कल को इनके साथ कनाडा चले जाते ना, ये मुंह पसूड़ के चली तो जाएंगी आपके साथ, फिर आए दिन आपको टेंशन। एक तो आप वहाँ सुबह उठ के, ज़ाहिर आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ होगी, नौकर चाकर तो नहीं होंगे, सुबह उठ के पोर्च से बर्फ़ आप नहीं साफ़ करनी है, विंड स्क्रीन से भी बर्फ़ आप नहीं खरीदनी है, सही है। तो आप वक्त से 3 घंटे पहले उठ रहे होंगे, फिर वहाँ के चैलेंजेस अलग होंगे, वहाँ पे सेटल होना, काम करना, ये सारे। फिर साथ में जब घर आएंगे तो फिर बोर्ड वाइफ कि कहाँ ले आए मुझे, फिर आप बोलोगे यार इतनी दूर आया हूँ, ट्राई टू रेज अ फैमिली, ट्राई टू सेटल, अब घर आके यही प्रॉब्लम, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी। तो बेहतर है जो भी है पहले डिस्कस कर लो, ठीक है। अगर वो नहीं होना चाहती मूव और आप फिर उन गिव अप करें तो फिर रहें, फिर आप शहबाज शरीफ की हुकूमत में लैपटॉप लेके बैठे उसके घर में, समझ रहे हैं। अगर तो आप चाह रहे हैं कि भाई ग्रोथ, और मैं तो सबको कहता हूँ पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, नाजरा का कार्ड लेके नहीं आए थे इस दुनिया में, ठीक है। और हिजरत तो सुन्नत है भाई, अगर ज़िंदगी तुम्हारी मुश्किल कर दी गई है तो हिजरत करो। कितने नबियों ने की है, जो जिस नबी की हम उम्मत हैं, हिजरत। तो हिजरत तो सवाब का काम है भाई, करो, हिजरत में बरकत है। जिसने हिजरत की उसकी ज़िंदगी चेंज हुई कि नहीं? मेजॉरिटी की बात करें, होते हैं कुछ जिनका बैड लक होता है, मगर जिन्होंने प्रॉपर तरीके से हिजरत की, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश है कि नहीं है? तो भाई अगर तो वो आपके गोल्स, आपका विजन, आपका मिशन को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो उनको बोले यार भाई ठीक है, लव ऑफ माई लाइफ मिल जाएंगे और कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ग्रोथ ज़रूरी है ज़िंदगी में, और ग्रोथ माइंडसेट वाला पार्टनर अगर होना, भाई ज़िंदगी बहुत सुकून में रहती है। वरना कुछ ऐसे भी पार्टनर होते हैं, अगेन अब मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा भाई, कोई सेक्सिज्म वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ देखी है वही बता रहा हूँ कि एक बंदा काम से आ रहा है, आप टाइम नहीं देते। अरे तो भाई काम ही तो करने गया था, मैं कौन सा शगुफ्ता के साथ कॉफ़ी पी रहा था, समझ रहे हैं। तो भाई कोई ऐसा चाहिए जो कि कॉम्प्लीमेंट करे आपकी ग्रोथ को, और वो सपोर्टिव हो, और आपको हफ्ते में एक बार बोले आई एम प्राउड ऑफ यू, तो आप यू विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मेन गेट कॉम्प्लीमेंट, इतने कम कॉम्प्लीमेंट्स मिलते ना मर्दों को कि आपकी सोच है। तो एक बार अगर आप बोल देना यू लुक गुड, योर शर्ट इन दैट फलाना शर्ट, 7 साल तक याद रहेगा उसको कि यार उसने मेरी शर्ट की तारीफ़ की। इतने कम कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यू नो, men often get flower on their graves, nobody gives them flowers, so sad। मर्द को भी तो समझो। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो भाई पार्टनर ऐसा चाहिए है ज़िंदगी में जो कि आपकी ग्रोथ को समझे, क्रोनोलॉजी को समझे और ग्रोथ को समझे, उसको कॉम्प्लीमेंट करे, सपोर्ट करे, साथ दे। क्योंकि यार देखो टीम वर्क से ही होता है सब कुछ, आगे तो टीम वर्क ही चलनी है। घर बनाना है, फैमिली रेस करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, उनको कंफर्ट देनी है, उनको वो चीज़ें देनी है जो आपको नहीं मिली। PS5 के लिए हम तरसते ही रह गए, उनको PS6 मिल जाएगा पैदा होते ही। जाहिर है अपने शौक़, मिडिल क्लास पाकिस्तानी ना अपने शौक़ अपनी औलाद के थ्रू पूरे कर रहा होता है। कैसी गहरी बात है, और ये है फैक्ट है। तो भाई आपको अगर नहीं लग रहा, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि भाई चीज़ें बुराई की तरफ ही जा रही है पाकिस्तान की, अगर हम बात करें, इसमें कोई मायूसी वाली बात नहीं है, मायूसी कुफर है, मगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी तो देखना है ना। अंधा तो नहीं बनाया ना अल्लाह ताला ने, 2 आँखें दी हैं, जहन दिया है, समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ जा रहा है मुल्क, कोई तरक्की की बात कर रहा है, कोई पॉलिसी है, कोई विजन है, कोई मिशन है, 2050 में हम कहाँ खड़े हैं। मोदी ने तो दे दिया था, वो वायोन की वीडियो है ना पिछले साल की, इस साल की 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे होता है इंडिया में,
मोदी की वो स्पीच सुने। खैर स्पीच तो बड़ी लंबी है, 1 घंटे 1.5 की। वायोन WION जो चैनल है, दे ब्रोक डाउन 2047 का मिशन दिया उसने। हो ना हो वो अलग बात है, अबे कुछ दिया तो मतलब एटलीस्ट ख्वाब तो देख रहे हैं कि यार इस पे स्ट्राइव करना है। हमारा क्या ख्वाब है मुझे बताएं। 2030 MBS ने भी 2030 विजन दिया हुआ है ना। सऊदी का बच्चा ऐसा उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना। अरे भाई सोचे आपकी बच्चा कह रहा है भाई कनाडा नहीं जाना, हमने तो सऊदी में रहना है। एंड सऊदी इज़ अ प्लेस टू बी, बाय द वे। जहाँ कहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर हो गया है, गेट टू सऊदी, बिकॉज सऊदी राइट नाउ इज़ व्हाट दुबई वाज इन द 90s, बूमिंग, ऑल द मनी कमिंग इन। दैट्स द राइट प्लेस टू बी। भाइयों वाला मशवरा है वो। तो भाई 2030 का विजन है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं एंड किड्स आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ यार हमारा मुल्क कुछ बनने जा रहा है। अबे हर मुल्क ऐसे ही चलता है। हमारा क्या विजन है, मिशन है। अब एक जिसने विजन मिशन देना है उसको ये नहीं पता कल उसके बाद नौकरी है कि नहीं है। देखिए घर एक ऑर्डर से चलता है ना, माँ बाप उसके एक पिलर होते हैं। माँ बाप एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, बच्चे फिर उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो कहीं जाके घर बसता है ना आगे जाके। जहाँ रोज़ माँ बाप चेंज हो जाए, है ये कौन आ गया भाई, हैं कल तो कोई और थे, कल वाले ने बोलता फजर में उठना, ये तो कह रहा है भाई आराम से उठो 9 बजे 10 बजे उठो, कल वल्ली स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। कल वाला तो मार मार के कह रहा था स्कूल पढ़ो। ये तो जहाँ रोज़ माँ बाप चेंज होंगे वहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ ही होंगे। तो इसीलिए हम एक कन्फ्यूज़ नेशन है, क्योंकि हमें कोई डायरेक्शन देने वाला ही नहीं है। अव्वल तो हम पता नहीं दूसरे का वेट क्यों करते हैं, आके डायरेक्शन दे, खुद सेट करनी चाहिए ना। इंडिविजुअल डायरेक्शन भी कोई नहीं है, पता नहीं बस चल रहा है, नान चपाती चल रही है, खल्ली वल्ली दुनिया जा ले जाए, अल्लाह की जो मर्जी। अबे तेरे पे भी तो ताकत है, अल्लाह की तो मर्जी है, तू क्या कर रहा है। खैर बात कहाँ से कहने के लिए, तो भाई पाकिस्तान का कोई विजन मिशन तो है नहीं, जो है आपके सामने है एंड इट्स ओनली गेटिंग वर्स। ठीक है, या तो मैं फिर आपको लंदन में बैठ के मतलब मैं आपको फुल टाइम मक्खन लगा के दूँ, नहीं भाई इट्स द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, नीचे से पासपोर्ट 4 नंबर पे है तो क्या हुआ, ग्रेटेस्ट है, बेस्ट है, खल्ली वल्ली जी जान लड़ा देंगे। मैं लंदन में बैठा हूँ, बच्चा मेरा यहाँ पे नर्सरी में गया हुआ है, एशली की गोद में बैठ के पढ़ रहा है, तुम्हें मैं शाशलिक खिला रहे हैं खल्ली वल्ली यार। तो भाई मंजन हमने ना आज तक दिए हैं, अल्लाह दूर रखे झूठ से। सच का रास्ता कठिन होता है, सख्त होता है, लेकिन सही रास्ता वही होता है। पत्थर पड़ते हैं, गालियाँ पड़ते हैं, गंदे कमेंट आते हैं, रिएक्शन वीडियोस बनती है, लेकिन सच छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं छोड़ता मैं वल्ली वल्ली। तो भाई आपके सामने है। तो अगर वो कहती है कि इस इन्फ्लेशन में उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और लॉ एंड ऑर्डर की जो हाल है, पंजाब की अभी जो रिपोर्ट आई है, बच्चों का इतना रेप हो रहा है वहाँ पे, और ये वो है जो रिपोर्ट हुए हैं। अरे भाई लौंडेबाजी सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, करप्शन वरप्शन ये सारी चीज़ें, तो कराची से लेके खैबर तक हर जगह बच्चा अब्यूज़ होता है, हर जगह। तो उस कौम की साइकोलॉजी क्यों नहीं फक्ट अप होगी, जहाँ हर बच्चे को आप रगड़ देते हो और उसको कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उन लोगों की। छोड़ो यार। खैर तो भाई बेहतर डिसीजन तो यही है, आपको जहाँ अपना फ्यूचर अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, सेफ़ एंड सिक्योर लगता है, क्योंकि भाई इंसान बहैसियत मुसलमान भी आपने अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर रखना है, ठीक है ना, वरना ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है अगर आपको अपने आप को ख़तरनाक जगह पे रखोगे। तो भाई अगर आपको लगता है कनाडा इज़ द फ्यूचर, गो फॉर इट। अगर वो नहीं मान रही तो भाई यू कैन ओनली ट्राई। लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि फिर वो ज़िंदगी भर के ताने हैं कि मैं अच्छा खासा खुश थी लाहौर में, ऐसे ही कह रहा हूँ, ये तो मैं आपने कहीं लिखा नहीं है कहाँ से, तुम यहाँ उठा के ले आए, यहाँ तो इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, कोई बात भी नहीं करता, कोई ना आने वाला ना जाने वाला। ये टिपिकल डायलॉग होता है ये, और ये फरागत वाले डायलॉग है। या तो आप काम पे लगाओ, सुबह जाओ रात को, टेंशन ही नहीं, इतनी दोनों थके हुए हैं, हाँ भाई सलाम दुआ नूडल खाए, खल्ली वल्ली सो गए, या तो ये करें, वरना फिर तैयार रहें रोज़ की लड़ाइयों के क्या। तो भाई लोगों से, चाहे मर्द हो औरत हो, प्लीज़ वंस यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप लेजिटिमाइज्ड, फिर वो आपकी प्राइमरी फैमिली है, ये सेकेंडरी हो जाती है। रिश्ते ख़त्म नहीं होते, रिश्तों की जो नौयत वही रहती है, मगर प्रायोरिटी चेंज होती है। अब आपका फोकस इधर करना है, ठीक है। तो ये अम्मी की गोद से निकलना सीखे ज़रा। 40-40 साल के लौंडे माँ बाप की गोद से नहीं निकल के दे रहे, ठीक है। लड़कियों का भी ये हाल है, दोस्तियाँ नहीं छोड़नी है, मेरी सहेलियाँ वहाँ थी, मैं यहाँ क्या करूँगी अकेली जाके, ठीक है। ये गलत है भाई,
आगे अपनी फैमिली का सोचें, या शेख अपनी अपनी देख। अभी जेब भरी है तो सब आगे पीछे, खाली जेब में सब गायब हो जाएंगे, सब उड़ जाएंगे भाई। तो अपने आप पे फोकस रखें। तो जितने भी लोग हैं, प्लीज़ इफ़ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है, शादी मंगनी जो भी कर रहे हैं आप बात शुरू में बातचीत करने का मकसद यही होता है भाई, जान लेंगे भाई उनके एथोस क्या है, करियर से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड। आगे ज़िंदगी, माँ पहला स्कूल होती है भाई, औलाद का पहला स्कूल माँ होती है। आप जितने अच्छे स्कूल में पढ़ा लें, समझ रहे हैं, पहला स्कूल घर होता है। तो भाई इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान दें। और आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जहाँ लगता है ज़िंदगी आपकी बेहतर गुजरेगी, वहाँ गुजारें, विद और विदाउट, हल्ली वल्ली। और जी नेक्स्ट ईमेल, इसका टाइटल है माई मदर इन लॉ कम्स टू आवर हाउस एवरी डे। और ये साहब ने लिखा है, साहिबा ने लिखा है, साहब ने लिखा है। Hi Junaid, how are you? Hope you're doing well. I'm writing this email to you in hopes that you may have a solution for my situation. My name is ABC, I'm 28 and I live in Lahore. It's been a year and a half since I got married to my chachu's daughter. And Alhamdulillah, we had a son a few months ago. My parents don't live with us as they like to live in our hometown, but my chachu and his family lives in the same society as us and merely 500 meters away. What's been happening is that my wife goes to her mother's house literally every day of the week for around 3 hours, and her mother also comes to her house during the night when I've gone to my office, as I have an e-commerce business to run that works according to USA time. And as soon as she comes back or her mother goes to her own house, she picks up the phone and get on the call with her. Now I'm not some cruel husband who scolds his wife or banishes her from meeting her parents or calling them, nor I'm in a position to restrict her, as her parents are also my uncle and aunt. I just don't feel that it's just, but I do believe that meeting your mother literally every day after marriage is a bit excessive. It feels like she still hasn't accepted that she now has a new family to build and a new house. Suggest any polite way to not stop but at least decrease the excessive meetings. वही वाली बात जो पिछली, hi, how are you? My son is here. Okay, he's gonna be playing around. ये वही वाली बात है जो पिछली ईमेल में कही थी कि लोग जो हैं अपने उससे नहीं निकलते and they are tied with their umbilical cord. एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि ससुराल हमेशा दूर होना चाहिए, नॉट जस्ट ससुराल, पेरेंट्स का घर भी दूर होना चाहिए। बिकॉज जितना करीब होता है, देखिए यार, हमारे मुल्क का मसला, सबसे बड़ा मसला फरागत है। एक बहुत बड़ा चंक जो है, दे हैव नथिंग टू डू, और फिर उसमें जब कुछ नहीं होता तो इन खाली दिमाग, शैतान की दुकान, स्कीमिंग, पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, ये सब वहीं से जन्म लेती हैं, फरागत से। अब इतनी इन्वॉल्वमेंट जो है ना, उससे फिर होता ये है, स्पेशली व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट अराउंड, फिर उससे होता ये है कि फिर कुछ सासें ऐसी होती हैं जो कि चाहती कि भाई फिर उनका ऑर्डर चले, दामाद के घर में भी उन्हीं का सब कुछ चले, और फिर वो जाहिर है अपनी बेटी का कंफर्ट देखती हैं, और फिर उसमें सही गलत अलग जगह हो जाता है, बस ये कि बेटी का कंफर्ट हो वो। और ये जो आपने कहा कि 3 घंटे वो आपकी बेगम उनके घर जाती हैं, मतलब अपने अम्मी के जाती हैं, और फिर शाम में वो इधर आती हैं, और जब दोनों नहीं हों तो फ़ोन, दैट इज़ अ बिट टू मच मैन। इसका आसान तरीका ये है कि आप घर शिफ्ट कर लें। अगेन, आसान तो नहीं है, महंगा तरीका है, और घर शिफ्ट करना आसान नहीं है, बड़े पैसे लगते हैं, बट दैट्स द ओनली पोलाइट वे। या फिर ये कि आप अपना काम किसी और शहर में शिफ्ट कर लें, या जैसे कि आपके पेरेंट्स होम टाउन में रहते हैं, या तो उनको बुला लें, ठीक है। मगर फिर वही वाली बात है ना, कुछ लोगों को प्राइवेसी पसंद होती है, और ये इतना आना जाना अच्छी बात नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखें। वही वाली बात है कि जैसे मैं पिछली ईमेल में कह रहा था कि अब आपकी अपनी फैमिली, वो आपकी प्रायोरिटी है, मगर वो इस तरह का इतना मेल जोल जो है ना, वो अच्छा नहीं रहता। फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, और फिर दूसरी चीज़ों को जन्म मिलता है, और इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक। तो लोग तो भाई वक्त लेकर आते हैं अपनी औलाद के घर दुनिया भर में, हमारे तो बस मुँह उठा के घुस जाओ, ना किसी के संडे का ख्याल रखना, किसी का छुट्टी का दिन है, अगले को प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी चाहिए, कौन सा उसने एटम बम बनाना है। बस कभी कभी इंसान का दिल करता है वो घर में अकेला हो, जो कोई तंग करने वाला ना हो, या फिर यूँ करके ना बैठना। अगर अपने घर में भी आप रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट हो और आप सोफे पे टांगे खोल के ना बैठ सकें अपने ही घर में, तंग आया था बंदा यार। तो दिस इज़ नॉट राइट। और फिर वो यही होता है कि भाई चाचू ताऊ से
सास ससुर बनाते ना, तो फिर वो रिश्ता भी ऐसा होता है कि फिर वो एक्स्ट्रा बर्डन भी होता है। फिर आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि रिश्ता ही ऐसा होता है। फिर माँ बाप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाप का भाई है। यस, तो अजीब सिचुएशन है यार। मतलब ये मसले हमारे, इमेजिन वो ई कॉमर्स चला रहा है अमेरिका के टाइम से, माशाल्लाह अच्छा कमाता होगा, अच्छी पोजीशन पे होगा, कल को वो अमेज़ॉन बनाने की काबिलियत भी रखता होगा। लेकिन जेफ बेजोस का अगर ये मसला होता ना कि उसकी सास रोज़ घर में आती तो खल्ली वल्ली वो भी ना कर पाता। बाहर मुल्कों में लोगों के ये मसले ही नहीं है। अब आप मसलों का लेवल चेक कर रहे हैं, माँ बाप पैसे मांग रहे हैं, माँ घर में आ रही है रोज़, ये मसले लोगों का। और बोझ जो है ये फरागत, क्योंकि काम नहीं कर रहे लोग। काम पे लगाओ लोगों को भाई। हमारी एक बहुत बड़ी आबादी कुछ नहीं करती, उसे बैठ के खा रही है। तो so many mouths to feed and so little hands that are working। और ये जो इक्विलिब्रियम जब तक ये बैलेंस नहीं होगा ये ऐसे खराब होगा पॉपुलेशन। इसलिए भी है क्योंकि वो पॉपुलेशन काम नहीं करी। लोग कहते हैं चाइना में भी तो है, कोई स्किल तो है उनके पास, हमारे पास क्या स्किल है पता नहीं यार। बड़े मसले मसाइल हैं। खैर इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता भाई, रिश्ता आपका बड़ा कमज़ोर है और तरीका फिर यही है, घर शिफ्ट कर लें और ऐसी जगह करें कि वो ना आ सके। ऐसा ना हो कि वो भी शिफ्ट करके पहुंच जाए। ये बच्ची याद आ रही थी, हमने सोचा करीब रह लें। चले जी, इसको यहीं पे एंड करते हैं। बच्चा आ गया, ज़रा उसको टाइम देते हैं। चलो, टाइम देने की बात की भाग गया अंदर। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। आई होप यू एंजॉयड एंड यू लर्न समथिंग। और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दूसरों को भी अगर आपके कहीं आपको लगे कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, नेचुरली इंसान हूँ, फिलबदी बोलता हूँ, कोई प्लान तो उतना होता नहीं है, मतलब पढ़ के सामने ही बता रहा होता हूँ, तो कमी बेशी हो जाती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मुझे रिकॉर्डिंग के बाद ख्याल आता है कि यार ये भी बोलना चाहिए था। या कभी कभार कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा पॉइंट था, आई शुड हैव रेज दैट, क्योंकि हर कोई तो कमेंट नहीं पढ़ रहा होता। तो ज़रूर आगाह कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। ख्याल रखिएगा।